हेलो बच्चों, तो आ गए हम आपके लिए एक नया फ्रेश चैप्टर लेकर। लास्ट चैप्टर खत्म हो चुका है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे और एक अच्छी चीज़ भी देखी थी जिसका लोगों को काफ़ी इंतज़ार होता है कि ये ऐसा क्यों होता है, वो भी पढ़ लिया हमने। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, मतलब एक दो लेक्चर इसके थोड़े से आप कह सकते हैं बोरिंग या ऐसे होंगे, लेकिन बाद में थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मीन्स मैकेनिज्म पे आ जाएंगे जब हम, तो एक दो चैप्टर थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको इंटरेस्टिंग बनाने की। तो क्या है, L1 है आज और चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेक्चर फ्लो जो हमारा चैप्टर फ्लो है वो कुछ ऐसा रहेगा। जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीति कि क्या होता है जनन स्वास्थ्य, उसको समझेंगे, उसकी कार्यनीति समझेंगे। उसके बाद जनसंख्या विस्फोट जो कि तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या, वो क्या है और उस पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, मतलब जन्म नियंत्रण कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सगर्भता का चिकित्सीय रूप, यानी कि क्या कैसे हम प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हम पहले देखकर आए हैं उसके बारे में, लेकिन उसको बनाए कैसे रख सकते हैं। मतलब जिंदा तो जनसंख्या नहीं बढ़ने देना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जनसंख्या कम करनी तो क्या करें, लोगों को मारना काटना तो शुरू नहीं कर सकते ना, मेंटेन तो करना ही है। उसके बाद समापन देखेंगे हम। समापन में आप क्या देखेंगे कि ये जो सारी प्रॉब्लम है इनका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। और बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं या जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो गिरती जा रही है, उसका क्या रीजन है उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, वो सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे और परिभाषा के बाद हम पढ़ेंगे कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं आखिर हैं क्या, हमारी जनन स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं। और उसके बाद हम लास्ट देखेंगे कि उस पे हमने क्या कार्य नीतियां बनाई है और वो कितनी लागू हो रही है, कितनी नहीं लागू हो रही है, उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मन में परिभाषा जो आता है कि क्या है जनन स्वास्थ्य, तो इसके लिए WHO ने एक परिभाषा दी है, लेकिन हम उस परिभाषा से पहले एक चीज, जो एक सवाल, जो एक स्टोरी मैं आपको समझाती हूँ जो मेरे साथ हुई है, वो आपको बताती हूँ। क्या थी कि एक बार क्लास में मैं ऐसे ही पढ़ा रही थी और मैंने बच्चों से पूछ लिया कि क्या समझते हैं आप जनन स्वास्थ्य समस्याओं से। और मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं क्या समझते हैं आप जनन स्वास्थ्य समस्याओं से, क्या होता है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या है ये चीज। तो एक बच्चे ने खड़े होकर मुझे आंसर दिया। बच्चा बहुत सिंसियर था, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा भी था, और मैं नहीं कह सकती कि वो बदतमीजी कर रहा था, लेकिन बस उसके बोलने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट था, लेकिन मैं समझ गई। वो उसने मुझे खड़े होकर आंसर दिया कि मैम, जब हम ये इंटरकोर्स करते हैं या सेक्स करते हैं तब हमें जो मेंटेनेंस रखना होता है, मतलब उसको स्वस्थ रह के हमें सेक्स करना होता है, उसे हम कहते हैं जनन स्वास्थ्य। तो सारी क्लास एक बार के लिए चुप, क्योंकि उन्हें लगा कि या तो इसकी धुलाई होने वाली है बढ़िया सी मैम की, क्योंकि मैम यहाँ पे इतना गपशप करती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में मैम बहुत सीरियस होकर पढ़ाती हैं और मजाल है किसी की कोई बोल दे, ठीक है, टेरर रहता है अपना क्लास में। तो बच्चे सारे शब्द के आज इसकी पक्का धुलाई होने वाली है मैम से, लेकिन मैंने उसको सही तरीके से लिया और उसे बोला कि हाँ बेटा, आप ये कहना चाह रहे हो कि हमें जब भी हम इंटरकोर्स करें या जब भी हम क्या करें, रिप्रोडक्शन करें, तब हमें स्वस्थ रहना चाहिए, यानी हेल्दी रहना चाहिए। इसको हम इस चीज से ले सकते हैं कि आजकल जैसी डिजीज होती है, जैसी है एड्स, है ना, किससे होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही एक टाइप है कि अगर हम ऐसे पार्टनर से या ऐसे पेयर के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ज़माना बड़ा मॉडर्न है ना, एक दो पार्टनर्स थे तो टाइम नहीं, जब शादी हो जाती है बात अलग है। और उससे पहले जो मॉडर्न एज चली हुई है कि हम मल्टीपल पार्टनर्स जो हैं वो यूज़ करती हैं आजकल की जो जनरेशन है, तो उसमें ये जो होते हैं सेक्स ट्रांसमिशन डिजीज जो होती है, जो किससे फैलती है, इंटरकोर्स से फैलती है। तो ऐसी बीमारियां जैसे कि एड्स है वो फैलती है अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ इंटरकोर्स कर रहे हो या संभोग कर रहे हो जिसको ऑलरेडी एड्स है, तो आपको भी एड्स हो सकता है ना। और भी बहुत सारी डिजीज है, जैसे
ट्रिपनोसोमा जो होता है वो भी सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। तो एक जो आपने सुनी है वो उसी को ले लेते हैं हम, एड्स, HIV जिसको बोलते हैं। तो वो कहना चाह रहे हो आप? तो बच्चा बोला हाँ मैम, क्योंकि वो सच में वही कहना चाह रहा था। उसके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा था कि बस वो शब्दों में शायद बयान नहीं कर पा रहा है या मुझसे डर रहा था। ठीक है, आपके नजरिए में दूसरी और क्या चीज हो सकती है? तो ज्यादा से ज्यादा आप ये बोलेंगे कि एक बच्चा जैसे कि होता है, आप ये बोलेंगे कि मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है या मासिक धर्म होता है उसमें हमें हाइजीन रखनी चाहिए, है ना? तो ये भी सही है। हाँ, क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि पहले आप लोअर क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ के भी आए हुए हैं कि क्या होता है मासिक धर्म में। पुराने टाइम में क्या होता था कि काफी लोग क्या यूज करते थे? कपड़ा यूज करते थे। आज भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही पुराने टाइम में यूज करते थे, आज भी आप ऐसे कई लोगों से मिलोगे। आप सब देखते हैं, इतने एड्स आते हैं। अक्षय कुमार ने पैडमैन फिल्म भी बना दी है, लेकिन कुछ लोगों की सोच बदलती नहीं है, या उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो पैड होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, कंफर्टेबल नहीं होते। हमें पूछा मैंने कई लोगों, क्यों कपड़ा यूज करते हैं भाई? इससे तो इन्फेक्शन है, डिजीज फैला रहा है आपको। उसके बाद आप क्या करते हैं? वही कपड़ा यूज करते हैं, फिर उसको जब ब्लीडिंग होती है तब 4-5 दिन वही चेंज करते रहते हैं रोज उस कपड़े को, फिर उसको धो के सुखा देते हैं, वापस वो कपड़ा यूज करते रहते हैं। तो कई का कहना है कि भाई ये सस्ता पड़ता है इसलिए यूज करते हैं। तो फिर सस्ता तो ये भी पड़ रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि इसको हम क्या नहीं कर सकते? रीयूज नहीं कर सकते, ऐसी उनकी कुछ बातें हैं। दूसरा वो कहते हैं ये अनकंफर्टेबल है, ईचिंग करता है, ये वो फलाना, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में काफ़ी प्रॉब्लम होती है वुमेन्स को, काफ़ी ईचिंग वगैरह रहती है। आजकल तो आप सब ऐड देखते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, ये लगाओ वो लगाओ, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो ये यूज़ नहीं करना, तो ये जागरूकता कौन लेकर आएगा? हम लेकर आएंगे। और किसके माध्यम से लेकर आएंगे? ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के माध्यम से लेकर आएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अब वो बोलते हैं आप चलो आपको कपड़े से प्रॉब्लम है, आजकल तो कप आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक कप्स आते हैं इस तरह के, जिसमें क्या होता है ये आप कहाँ फिट कर सकते हैं? आपकी वेजाइना में फिट हो जाता है ये कप, और इसमें ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लड जो है वो टपकता रहता है। फिर एक टाइम आता है, मतलब ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, 2-3 घंटे में आप इस कप को निकालिए और अपने वेजाइना से, और इसको पॉट में डाल दीजिए, क्योंकि ये फुल हो जाएगा। तो वही इसका टाइम लिमिट इतना है कि 2-3 घंटे ये रह पाएगा। तो इसमें भी दिक्कत है भाई, कपड़ा तो हम पता चलता है, देखते रहते हैं उसको, इसका कैसे अंदाजा लगा? क्योंकि ये तो अंदर फिट रहता है, ये भरा है नहीं भरा है, और पता चला आप कहीं 5-6 घंटे गए तो क्या कर लोगे? या तो दूसरा कप लेके जाओ, इसको कैसे संभालेंगे? तो काफी दिक्कतें हैं, सबको अपने अपने इश्यूज है, लेकिन फिर भी हर चीज से ये वाली चीज तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया। आप सोचिए, आप जो कपड़ा लगा रहे हैं वो गीला हो रहा है, उस पर ब्लड जा रहा है, और ब्लड जा रहा है और ब्लड है तो ऑब्वियसली क्या होंगे वहां पे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसका खाना ही क्या होता है? ये मांस, सड़ी हुई चीजें, ब्लड, यही सब तो होता है, मृत सेल्स जो होती है। तो वो इस पर अटैक करती है, और वो फिर आपके वेजाइना के थ्रू आपकी बॉडी में जाएंगी और आपको बहुत सारी टाइप की डिजीज फैलाएंगी। वो डिजीज भी पढ़े हम, कौन कौन सी डिजीज, एक तो मैंने बता ही दिए, उसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज होती है और बहुत सारे बैक्टीरिया से होती है, सब देखेंगे हम अभी। एक बता देती हूँ, एक जिसको बोलते हैं हम ल्यूकीमिया, या छोड़िए ल्यूकेमिया को, हम जब पढ़ेंगे टॉपिक को, अभी हम कुछ और दिशाओं में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को दूर करना है, लोगों को जागरूक रखना है। कई ऐसे, जैसे मैंने बोला, आजकल जो है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कुछ ज़्यादा ही एडवांस, जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, तो हमारे वहाँ, जैसे मैंने आपको बोला, प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ जाती है ना? फॉरेन में तो शुरू से ही प्यूबर्टी 7 ईयर्स की गर्ल्स जो हैं वो क्या होने लग जाती है, आजकल पीरियड्स में आने लग जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और इंडिया में भी ऐसा धीरे धीरे हो रहा है, कई जगह पे आप देखेंगे तो 6-7 ईयर्स की गर्ल्स में पीरियड, क्योंकि हमारा खान पान वैसा हो गया है। आप सोचिए ज़रा कि वो छोटी सी बच्ची 7 ईयर्स, क्या ही उसकी एज होगी, कौन सी क्लास में होगी वो? सोचिए ज़रा, 4th या 5th में, यही एज होगी उसकी, 4th या 5th भी, शायद मैं ज़्यादा कह रही हूँ, 4th में ही होगी वो, 3rd 4th में। कैसे वो अपने आप को मैनेज करेगी? कैसे? हमें तो भाई
10-12 साल बाद जब हमारी जनरेशन की बात कर रहे हैं, हम जब थे तो हमें ये प्यूबर्टी पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 के बाद ही आता था, और तब तक हम गेंडों की तरह ऐसे घूमा करते थे, कुछ हमें मतलब नहीं है, दुनियादारी से पागलों की तरह सड़कों पे घूमा करते रहते हैं ना गली के बाहर। और आज बच्चे को तो ये ज्ञान उसे कौन देगा, उसे क्या पता कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, वो भी थोड़ी कॉन्शियस होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे बताएंगे उसको कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, आपको अपना इस तरह से ख्याल रखना है, आपको ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, उसके पेरेंट्स बताएंगे। लेकिन पेरेंट्स कब बताएंगे, जब उन्हें खुद ये पता होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कपड़ा कौन दे रहा है उन्हें, अल्टीमेटली उनके पेरेंट्स ही ला के दे रहे कि नहीं ये पैड वैड तो अच्छा नहीं है। कुछ लोग को तो गलत फहमी होती है कि अरे इससे बीमारियां हो जाती है, ये नहीं यूज़ करना है, कपड़ा यूज़ करना है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में चौथा आपके मन में क्या सवाल आ सकता है, तो आप बोलेंगे कि हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब वही कि बच्चे जो हैं वो कम पैदा करें, है ना, क्योंकि जनसंख्या का नाम आगे आ गया है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हाँ, ये भी इसका एक पार्ट है। और क्या पार्ट हो सकता है कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनको क्या प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की। आजकल जो ये टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, और अलग अलग चीज़ें निकल गई है कि कैसे आप ये कर सकते हो। रोज आप देखते होंगे IVF नाम सुना होगा आपने, ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये होने लग गई है, ये एक आ सकता है। एक हम सोचते हैं कि भाई प्रेग्नेंट वुमेन है अगर, तो उसकी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि वो भी रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। कि रिप्रोडक्शन मतलब बच्चा पैदा करना, बच्चा पैदा करना भी एक क्या है, मतलब ऐसे थोड़ी बच्चा पैदा कर दिया, अभी हमने देखी कितने सारी चीजें होती हैं, और उस टाइम उसको मेंटेन करना, ये आप सोच सकते हैं। लेकिन आपकी इस सोच से भी बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उस बच्चे की परिभाषा में तो आप जो भी मन में आ रहा होगा आपके, सिर्फ ये आ रहा होगा कि शरीर से रिलेटेड, यानी बॉडी से रिलेटेड सारे काम होंगे इसमें, नहीं। WHO जो इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक परिभाषा दी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम क्या दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO कहते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को गार्ड करके चलता है कि कहाँ कैसे क्या हो रहा है, मदद चाहिए तो मदद देता है ना। तो उन्होंने कहा कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, जनन के सभी पहलू, मतलब सारे एस्पेक्ट्स, जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक आदि की सकुशलता स्थिति। क्या मतलब हुआ, शरीर तो आप समझ गए, सारी बातें हमने कर ली, मतलब ये किससे रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, कि बॉडी को हाइजीन रखना, मतलब स्वस्थ रखना, ये एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट हो गया। लेकिन भावनात्मक, ये बहुत जरूरी है। आजकल की जैसी घटनाएं हम सुनते हैं कि वही मैंने बोला, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी उम्र से पहले उस स्टेज पर आ जाते हैं, उन्हें भी शायद समझ नहीं होती कि वो किस फ्लो में जा रहे हैं, जिसको आप कहते हैं रास्ता भटक जाते हैं, जो भी है। तो वो इमोशंस, क्योंकि वो इमोशंस क्यों हो रहे हैं उनमें, उनके हार्मोनल चेंज में, उनकी कोई गलती नहीं है। आप देखते हो ना अपने बड़े भाई बहन को, कभी देखते होंगे, वो बचपन में जैसे पेरेंट्स का कहना मानते थे, आज आप उनको बोलो तो वो ऐसे चिढ़ने लग जाएंगे, नहीं तू तेरा काम कर, तेरे को क्या मतलब है, ये वो है। वो उनकी उस एज के कारण हो रहा है, उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि आप जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है इमोशनली इम्बैलेंस वाला भी आता है, भावनात्मक असंतुलन भी होता है इन हार्मोन्स की वजह से। तो उन भावनात्मक असंतुलनों के बारे में उन्हें बताना और उसको बैलेंस करना भी किसके अंतर्गत आएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, ताकि हम जो ये गलत काम करते हैं, जैसे ठीक है बलात्कार है, रेप है,
है ना, किडनैपिंग है, आजकल जो नया चल रहा है रैगिंग, रैगिंग को भी लोगों ने एक अलग लेवल पे पहुंचा रखा है। तो ये सारी चीजें किस लिए हो रही? क्योंकि हम में भावनात्मक संतुलन नहीं है, इमोशनल संतुलन नहीं है, हम हमारे अंदर हो रहे उस चेंज को बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो वो करना वो सबसे जरूरी है आज के दौर में। और दूसरा वाला उसके साथ व्यवहार, कि आपके अंदर जो हो रहा है आपने अपने इमोशंस को एक तो कंट्रोल रखना है, प्लस उसको व्यवहार में नहीं आने देना है। व्यवहार में आने देना मतलब ये नहीं करना है ना, इमोशनली जो भी आपको हो रहा है आप उसको कंट्रोल करें। तो एक तो शरीर स्वस्थ रखना, अपनी भावनाएं स्वस्थ रखना मतलब शुद्ध रखना, व्यवहार शुद्ध रखना, किसी को अपनी बॉडी बिहेविंग से, इशारों से, अपने बोलने से कोई ऐसी गलत बात नहीं बोलना जिससे आपको लगे कि नहीं ये गलत है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। और सामाजिक में भी एक तरह से ये सभी आ गया कि समाज में होने वाले जितने भी चीजें हैं, हम समाज के साथ उस टाइम कैसे बिहेव करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, हमारे बड़े भाई बहन जो हैं अगर उस एज में चल रहे होंगे तो वो अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, दोस्तों यारों के साथ ज्यादा घूमते हैं, है ना, हर बात में कहते थे तुम्हें कुछ नहीं पता। तो उसमें समाज के साथ भी तालमेल बना के रखना कि नहीं वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें समझते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें रख के चलना। तो ये सारे ही एस्पेक्ट्स किस में आते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप रिप्रोडक्शन पर ही ध्यान दे रहे हैं, सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट्स उसके अंदर आते हैं। आपकी बॉडी, आपके इमोशन, आपका बिहेवियर और आपका सोशल बिहेवियर, कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे आप कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये WHO की एक परिभाषा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखेंगे, पूछी जा सकती है 1 मार्क्स में। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि WHO द्वारा दी गई परिभाषा को टिक करना हो, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं हम जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, कि हमने तो 4-5 गिना ली, लेकिन मैंने आपको बोला एरिया बहुत बड़ा है, तो एक एक समस्या हम देखेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि उसे समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। सबसे पहली जो समस्या है किशोर, जैसा मैंने बोला कि आजकल की सबसे बड़ी ही प्रॉब्लम यही है, यहीं से क्राइम, यहीं से जो अपद्रव्य है वो फैल रहा है, उन्हीं को सबसे पहले कंट्रोल करना है। तो किशोरावस्था में जो है, किशोर जो देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग है, ऑब्वियसली बड़ा भाग है। सबसे ज़्यादा कौन है अगर आप देखेंगे अपने इंडिया की पॉपुलेशन में, तो एडल्ट हैं। ठीक है, जो एडोलेंस या किशोर हैं, जो प्यूबर्टी पीरियड को अभी चल रहे हैं, टीनएजर्स जिसको बोलते हैं, और लैंगिक गतिविधियों के प्रति सहज जिज्ञासा रखते हैं। सबको ही होती है, वो एज ही ऐसी है, आप ना चाहते हुए भी कोई गलत बात तो है नहीं उसमें। बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है कि कुछ बच्चे उसको पूछ के एक्सप्रेस कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं एक्सप्रेस कर पाते, वो अंदर ही अंदर समझते रहते हैं, या आजकल तो बुक्स आ गई तो उन्हें वहाँ से उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और कुछ बच्चे फिर आजकल तो भाई नेट है, यूट्यूब है ना, खजाने तो बहुत हैं, तो वहाँ पे सर्च कर लेंगे, वहाँ से देख लेंगे। तो उनमें जिज्ञासा है, जिनकी जिज्ञासा है उनको यौन शिक्षा से अछूता गया है, मतलब अछूता रखा गया है। अनेक सामाजिक धार्मिक कार्यों से यौन विषय पर बात करना निषेध रखा गया है ना। कहीं आप बोल दो, ये वर्ड ही बोल दो, ये तो सब छोड़ो, आप तो एक वर्ड बोल, कुछ भी नहीं, वो कोई वर्ड नहीं बोलना, आप जनन बोल दो एक बार। अगर कहीं आप बैठे हो कहीं भी, सारे उस भीड़ में आकर मुझे कहो ये क्या बोल दिया इसने, है ना। हम जो वर्ड पढ़ते आ रहे हैं लास्ट चैप्टर में, इंटरकोर्स तो खैर किसी को समझना है, ये वर्ड बोल दो आप, सेक्स, सारे आसपास के लोग भाग जाएंगे, और इसने क्या बोल दिया, ये कैसा है, ये कैसी बातें कर रहा है। तो ऐसी कारणों की वजह से या तो वो चुप रह जाते हैं या बोल नहीं पाते, और मेनली उसमें हमारा वही समाज और धार्मिक कारण है। भाई ये जिज्ञासा गलत नहीं है, इस जिज्ञासा को गलत ट्रैक पर ले जाना गलत है। जैसा मैंने बताया कि वो चीजें गलत है, जिज्ञासा गलत नहीं है।
और आजकल कुछ लोग फ्री भी हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, देखो तो नॉर्मल बातें हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हम वो और उनकी तरह हम भी बिहेव करना चाहते हैं, हम सोचते हैं वो ऐसे फ्रीली बातें कर रहे हैं हम भी करेंगे, ऐसा सोचते हैं हम, ठीक है। तो जनमानस में व्यापक स्तर पर जनन अंगों व उनके कार्यों संबंधित ज्ञान का अभाव है, उनको पता ही नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है। आज तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको इतना पता है कि स्पर्म कैसे बनते हैं, उगोनिया कैसे बनते हैं, और गर्ल्स में तो भ्रूणी अवस्था में ही बन जाते हैं। आज तक तो जो नहीं पता है जिसको, वो तो यही सोचते होंगे भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तभी उसमें एग बनना, और एग तो उन्हें पता ही नहीं है क्या होता है। कुछ ऐसी भ्रांतियां कुछ बच्चों को या गांव में या पहले सुनी हुई हमने, ऐसा माना जाता था कि ऐसा बोलते थे कि अगर लड़का लड़की किस कर देते हैं तो बच्चा हो जाता है, ऐसा भी आपने सुना होगा कई जगह, जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये सारी भ्रांतियां कौन दूर करेगा? ये दूर करेगा, ये एजुकेशन दूर करेगी कि आप कहीं ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां आपने ऐसी भ्रांतियां सुनी है, तो आपके मन के डाउट यहाँ पे क्लियर होंगे। तो उनके अंगों के बारे में और उनके कार्य संबंधी ज्ञान के बारे में जो हम लास्ट पढ़ के आएंगे, किसका क्या कार्य होता है, क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीजें हमें समझ में आएगी। तो इन सब का अभाव है, ये एक समस्या है हमारे देश की। अब तो खैर धीरे धीरे कम हो रही है। नेक्स्ट है यौन संचारित रोगों से संबंधित जानकारी का अभाव व उपलब्ध भ्रांतियां, कि जो रोग है वो रोगों के बारे में पता ही नहीं है। अब एड्स तो चलो फिर भी पॉपुलर हो गया है, तो सबको पता चल गया है कि भाई ये एड्स होता है, ये सेक्सुअल डिजीज है और इंटरकोर्स वगैरह से फैलती है ना, ब्लड से भी फैलती है, इन्फेक्टेड ब्लड से भी फैलती है, पर एक हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो उस वे में लेकर जा रही हूँ मैं। ऐसे जो अगर इन्फेक्टेड ब्लड है उससे भी फैलती है ना, अगर आपको इंजेक्शन लगा दिया, एड्स को लगाया हुआ इंजेक्शन आपको लगा दिया तो भी फैलती है। तो ऐसे रोगों से हम क्या है, अनजान थे, या कुछ लोग अभी भी एड्स के बारे में भी शायद नहीं जानते, तो उनके बारे में उनसे संबंधित जानकारी का अभाव और उपलब्ध भ्रांतियां का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे अभी मैंने बोला कि पहले लोग कहते थे कि अगर लड़का लड़की किस करते हैं तो वो बच्चा हो जाता है। कुछ ऐसा मैंने 8th क्लास की एक NCERT की बुक में पढ़ा है कि जो 8th क्लास की है, एक पैराग्राफ है लास्ट में कि ऐसा माना जाता है कि जो बच्चियां मेंस्ट्रुअल साइकिल में रहती है उनको लड़कों से दूर रखना चाहिए वरना उनको बच्चा हो जाता है, ऐसा पहले माना जाता था। तो ये भ्रांतियां जो है इनको क्या करना है, दूर करना है, ठीक है। अच्छा, पीरियड्स के होने पे भी कई भ्रांतियां, जैसे मैंने आपको बोला कि 28 डेज का पीरियड होता है, ठीक है, किसी को 30 का भी होता है, मीन्स कहीं को 2-3 महीने बाद भी तो लोग, और ये इसको तो टाइम पे पीरियड ही नहीं आते, इसको तो बच्चा ही नहीं होगा, ये तो ऐसे है वैसे है। जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनको भी लोग तरह तरह के ताने देते हैं, जानने की कोशिश नहीं करेंगे क्यों हो रहा है, इसका इलाज करवा सकते हैं, बस बातें करनी है हमें। तो वो उन समस्याओं को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। वो समस्याएं जन्म नियंत्रण उपायों व गर्भ निरोधक यानी बर्थ कंट्रोल मेथड संबंधी अज्ञानता, यानी कि अब जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, जैसे मैंने पूछा कि जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या करें, तो आप बोलेंगे मैम मार काट दो, 1-2-2-4 को मार दो तो जनसंख्या कम हो जाएगी। ये इलाज थोड़ी ना है, ऐसे मारने काटने से क्या होगा, मारने काटने थोड़ी लग जाएंगे हम। जन्म नियंत्रण कैसे करेंगे, तो उसके लिए कई मेथड्स हैं, जैसे जिनको हम क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक या बर्थ कंट्रोल मेथड्स कहते हैं। उनके बारे में लोग क्या है, अज्ञान है। अभी जो भी आप यूज करते हो, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं, तो उसके बारे में क्या है, लोग अभी अनजान है, तो उसे हमें दूर करना है। सामाजिक उत्पीड़न जैसे यौन दुर्व्यवहार और यौन अपराध, जैसा कि मैंने बताया अभी कि सामाजिक यानी जिस समाज में हम रहते हैं वहां पे जो आजकल के टीनेजर्स हैं उनमें जो यौन दुर्व्यवहार हो रहे हैं, मीन्स उनके अंदर जो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं जिसको वो समझ नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से वो जो चीज़ें कर रहे हैं, जैसे रेप वगैरह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना, रैगिंग वगैरह, गलत देखना, गलत किसी की वीडियो बना लेना, बहुत कुछ आपने सुना है, मेरे बताने की शायद ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इन सब दुर्व्यवहारों से बचना है ना। 6 मंथ बहुत, अब मेरे लिए तो आप काफ़ी समझ गए होंगे इस बात को, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सगर्भता में माँ की वांछित देखभाल, ये हमने एज्यूम किया था कि रिप्रोडक्शन है तो भाई
जो माँ बच्चे को जन्म देने वाली है, बेबी को जन्म, वही तो रिप्रोडक्शन है। तो उसकी प्रेगनेंसी टाइम में उसको कैसी देखरेख देनी चाहिए, इसके बारे में ही लोगों को पता नहीं है ना। पहले बोलते हैं अरे ये नहीं खाना चाहिए, अरे ये नहीं, आज भी आपके घर में सुना होगा बोलते पपीता नहीं खाना चाहिए, पपीता से है ना मिसकैरेज हो जाता है, अरे काली मिर्ची नहीं खानी चाहिए, अरे केसर नहीं खानी चाहिए, और दूध पिलाओ इसको बच्चा गोरा होगा। ये ऐसे वाली जो हमारे अंदर जो अभाव है चीज़ों को न जानने का कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, तो वो अपने अपने ही रूल्स बना रखे हैं उन्होंने, चाहे उसका कोई लॉजिकल रीज़न हो या ना हो, तो उसको दूर करना वो अभाव है, समस्या है हमारी। सुरक्षित प्रसव की सुनिश्चितता की कमी, कई ऐसे गांव या हॉस्पिटल, अभी भी मैं आपको गिना दूं उंगलियों पे छोटे छोटे गांव, आप सिटी में रहते हैं तो, और अगर गांव में रहते हैं तो इस बात से वाकिफ है कि अगर कोई लेडी की डिलीवरी होने वाली होती है तो गांव में उस टाइम नर्स या डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, फिर कहा जाता है इसको सिटी में ले जाओ, है ना। उस बीच जब हम गांव से सिटी में ले जा रहे होते हैं तो हो सकता है मदर ना रहे या बच्चा ना रहे, तो और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो ये जो सुनिश्चितता है कि भाई अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके वूम में बेबी है तो वो सुरक्षित बाहर आएगा, इसकी कमी है आज भी। हॉस्पिटल कम है, हॉस्पिटल है तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर है तो वहाँ पे पर्टिकुलर फीमेल डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हर डॉक्टर तो डिलीवरी नहीं करा सकता ना, उसके लिए अलग से डॉक्टर होती है, लेबर डॉक्टर जो होते हैं वो करवाते हैं। ऋतुस्राव जो मैंने कहा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल संबंधी समस्याओं की समझ की कमी कि क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ बेटर है। आजकल तो यूट्यूब पे सब है, लेकिन हर कोई यूट्यूब नहीं देखता ना, तो कहाँ से ज्ञान मिलेगा उसे। हर जगह यूट्यूब, हर लोगों का काम थोड़ी दिन भर मोबाइल में ऐसे अच्छा आज क्या नया है, ऐसे काम भी नहीं है। तो क्या क्या इस्तेमाल करना है, कपड़ा करना है, कब करना है, पैड करना है, ये कौन उनको समझाएगा, ये समस्या है। जैसा कि हम पहले इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर है बांझपन या बंधता, मतलब रिप्रोडक्शन है तो जो रिप्रोडक्शन कर रहा है उसको तो सेफली कराना है, लेकिन जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, जो बच्चे नहीं जन्म पा रहे हैं, जिनमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एग नहीं बन रहा, स्पर्म नहीं बन रहा है तो सरवाइव नहीं कर पाता, तो उसकी भी क्या है, चिकित्सीय सहायता अपर्याप्त है। मतलब उन्हें बताते ही नहीं। जैसा मैंने बोला गाँव में तो किसी को बच्चा नहीं हो रही, इसको तो 6 साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं हुआ, इसी के अंदर कोई कमी है। सुना ही होगा, मैं कोई नई बातें नहीं कर रही, मूवीज देखते हो और अब सुने नॉर्मली भी आपने सुना होगा। तो ये जो सोच है कि भाई क्यों नहीं हो रहा, रीजन जानो, डॉक्टर के पास जाओ, वो नहीं, बातें करनी है। तो ये अपर्याप्तता किस बात की कि हमें चिकित्सीय सलाह नहीं लेनी है, दवाइयाँ ले लेंगे हम, जड़ी बूटियाँ ले लेंगे, डॉक्टर के बाबाओं के पास चले जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर का अधिक होना, मतलब कहीं वही मैंने बोला हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं है, डॉक्टर नहीं मिला, तो कई बार बच्चे की डेथ हो जाती है, कई बार मदर की। जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया था कि मिसकैरेज होने के बाद 2-3 महीने बाद पता चलता है कि उसकी तो हार्ट बीट ही नहीं थी, वो ग्रोथ ही नहीं कर रहा। ये जब हम वो डॉक्टर के, हम तो जैसे सिटीज़ की या थोड़े रिच फैमिली के हैं तो हर महीने डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं, लेकिन गाँव में तो वो अपनी लाइफ जीते रहते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो हर महीने डॉक्टर के पास जाए। कभी गए, ठीक है, कुछ लगा के कोई दर्द हो रहा है तो चले गए, नहीं तो चलता रहता है, तो उन्हें ये पता ही नहीं चलता। तो कई बार इसके कारण कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं। मादा भ्रूण हत्या की समस्या, ये जो है ये बहुत बड़ी आज की समस्या है कि जो फीमेल फीटस होता है या लड़की, कन्या भ्रूण हत्या को समझ सकते हैं आप इसको, कि अगर उन्हें पता चल जाता है कि लेडी है तो वो, कई गांव आजकल ऐसे हैं जो लड़कियों को जन्म नहीं देने देते, तो वो चेक करवाते हैं। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये भी एक समस्या है कि कन्या भ्रूण हत्या को करवाना, कन्या को अच्छा ना समझना, लिंग परीक्षण करवाना, वही हो गया कि लड़का है या लड़की, इसके बारे में पता लगाना। प्रसवोत्तर देखभाल की कमी, कि डिलीवरी हो गई उसके बाद उसको कैसा खाना देना है, बच्चे को किस तरह से दूध पिलाना है, बच्चे को कैसे केयर करनी है, उसकी भी हमारे पास क्या है, वैक्सीनेशन करवाना है, उसको 5 साल तक वैक्सीन लगवाने हैं, ये सारी जागरूकता की कमी है। स्तनपान के बारे में जागरूकता, वो आजकल मॉडर्न लोगों में ज़्यादा है,
है ना। पहले ज़माने में तो साल 1.5 साल तक बच्चों को फीड कराया जाता। आजकल मॉडर्निटी के हिसाब से मम्मी जाती है नौकरी पे तो बच्चे को वही 6 मंथ, अब तो मेरे को जॉब करने जाना है, बाकी अपने फिटनेस का ख्याल रखते हुए कुछ, तो ऐसे ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले चैप्टर में कि उस जागरूकता की कमी है कि बच्चे को कम से कम क्या 6 मंथ तक फीडिंग करवानी ही करवानी है। लड़का लड़की को समान दृष्टि से देखने की कमी और गलत अवधारणाओं की अधिकता। ये लड़का लड़की वाला ये वही पॉइंट है फिर से कि लड़का बेटर होता है, लड़कियां सही नहीं होती है, लड़का घर का ध्यान रखेगा, माँ बाप की सेवा करेगा, ये वो फलाना सुने होंगे आपने। पर मैं इस बात से अभी भी एग्री उतना नहीं करती, आप भी नहीं करते होंगे, क्योंकि आजकल तो सभी बाहर रहते हैं ना, तो लड़का माँ बाप की सेवा करने वाला है, और मेरे को तो लगता है आजकल लड़कियां ज़्यादा करती हैं, आसपास कहीं रहती है। लड़का तो नौकरी करने चला जाता है, फॉरेन बैठा हुआ है, देखने में नहीं आता 2-3 साल, है ना। तो कुछ कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, सब जॉब करने बाहर जाएंगे। तो ये फैक्ट जो लॉजिक पुराना लेकर आ रहे हैं कि लड़का होगा तो वंश का नाम आगे चलाएगा और माँ बाप की सेवा करेगा, तो माँ बाप की सेवा वाला तो अब कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है आज, ठीक है, क्योंकि वो जॉब करने आजकल सब बाहर चले जाते हैं। कई पेरेंट्स मैंने देखे हुए जो अकेले रहते हैं। बाल विवाह यानी कि छोटी उम्र में शादी करा देना, ये एक समस्या है, ठीक है, और उसी के लिए सरकार ने एक एज फिक्स करी हुई है, ठीक है, 18 तो किसकी, गर्ल की, और 21 बॉय की। अशिक्षा, वही ये सब अगर आपने नहीं पढ़ा होता पहले वाला चैप्टर अभी जो पढ़ेंगे तो आप में भी शायद यही सारी भ्रांतियां होती और चली आ रही होती। अब है कार्य नीतियां कि क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम तो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक तो सबसे बड़ा काम आपको एजुकेशन देने का, आपकी किताबों में ये चीजें लेकर आ रही है, ये तो आपको पता ही है, ताकि आप उन चीजों से जागरूक हो पाए। उसके अलावा क्या क्या कार्य नीतियां है, तो पहली कार्य नीति है परिवार नियोजन कार्यक्रम। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, 1951 में। सबसे पहले कुछ गिने चुने देश थे जिन्होंने इस फील्ड पे ध्यान दिया था, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान दिया था। उसमें इंडिया भी एक देश था जिसने इस तरफ ध्यान दिया, और 1951 में एक प्रोग्राम चलाया था परिवार नियोजन कार्यक्रम। भारत में जनन स्वास्थ्य जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास सन 1951 में परिवार नियोजन नाम से प्रारंभ हुआ। ये वाला जो क्या था, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, सुना ही होगा आपने सबने, ठीक है। तो ये सबसे पहले दिया गया था, और कुछ ही देश थे उस टाइम 1951, मतलब 1947 में तो हम फ्रीडम ही मिली थी, उसके 3-4 साल में ही हम इतने अवेयर हो गए थे कि इस बात को जान गए थे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी ज़रूरी है, ठीक है। और बाद में इस जो परिवार नियोजन है उसका नाम परिवार कल्याण कर दिया गया। अभी भी परिवार कल्याण ही है इसका नाम। कहीं भी आप देखोगे गाँव में, सिटी में परिवार कल्याण नाम की संस्थाएं होती है, जहाँ पे वही जो मदर होती है, प्रेग्नेंट लेडी, उसकी केयर की जाती है, उसको सही से शिक्षा दी जा सकती है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो मदर अपने बच्चे को, मीन्स जैसे ऑलरेडी उनके एक बच्चा है 6-7 महीने का ही है और फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई है, बच्चे को नहीं रखना चाहती है, या हम दो हमारे दो के केस से बाहर जा रही है, तीसरा बच्चा होने वाला है, नहीं रखना चाहती है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं, अबॉर्शन के लिए हेल्प करवाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू। कोई गलत काम नहीं करवा रहे, वो पूछ पाछ के हेल्थ इश्यूज देख के करवाते हैं। वहाँ पे वही वो नहीं होता, लिंग परीक्षण नहीं होता, उसमें उसका कोई रोल नहीं है, तो ये करवाते हैं। बाद में इसमें बहुत और सारी चीज़ें और लक्ष्य जोड़ दिए गए, वही जितने हमने समस्याएं पढ़ी उन लक्ष्यों को भी इनमें जोड़ दिया गया, और बाद में इसका नाम जो पड़ गया वो बाल एवं मातृ कल्याण बन गया। अभी नाम आएगा उसका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। ये सभी ने पढ़ा है कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, कितनी जनसंख्या है ये, और इसी का नाम बदल के एक नाम रख दिया गया था RCH वाला, अभी नीचे आने वाला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये 2005-12 में बनाया गया था, जिसको NRHM भी बोलते हैं। शायद ये आपने नहीं सुना हो, लेकिन NRHM बहुत सुना होगा। आपके आसपास गाँव में ये NRHM के सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे डॉक्टर होता है और वो हेल्थ इश्यूज पे सारी आपको जो प्रोवाइड, वही प्रेग्नेंट लेडी से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन देते हैं। फ्री होता है ये,
इसका ये सिंबल है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऐड भी देखा होगा आपने इसका। फैमिली प्लानिंग पे भी ध्यान देते हैं, फैमिली प्लानिंग में वही परिवार कल्याण, शहरी परिवार कल्याण गांवों में भी है तो शहर में अलग से खोला हुआ है और उसको अर्बन फैमिली वेलफेयर स्कीम कहते हैं। उसके बाद है व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम, ये प्रतिरक्षा मतलब एंटीबॉडी, मतलब बच्चा हुआ है तो उसको वैक्सीनेशन कराना। कई वैक्सीन ऐसे होते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी को भी लगते हैं ताकि बच्चे को डिजीज नहीं हो, उसे भी नहीं हो, तो उन पे ध्यान दिलाना। ये जो बाद में मैंने आपसे बोला जो परिवार कल्याण था उसी में और बहुत सारे समस्याओं को लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए एक नया बना दिया जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCHP। इसकी फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों याद रखेंगे आप। और इसका ये सिंबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल वाला त्रिकोणीय, और उस पे ये सर्कल है येलो। यहाँ पे देखिए ये लेडी है और यहाँ पे उसका बेबी है, ठीक है, क्योंकि क्या है नाम में क्या है, जनन एवं बाल, तो बाल तो है ही प्लस जनन किससे होगा, लेडी से, मादा से होगा, तो वो है यहाँ पे। उसके बाद जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार, ये वही परिवार नियोजन और परिवार कल्याण का ही एक पोस्टर है जो इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या वही हम दो हमारे दो, स्वस्थ परिवार सुखी परिवार, ये सारे स्लोगन जो है वो दिए गए। आप ये लिख भी सकते हैं एग्जाम में, कोई इसमें गलत नहीं है। चलिए, तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब आए हमारे क्वेश्चन की बारी। तो आप बोलेंगे हाँ मैम बहुत दिनों बाद वापस क्वेश्चन लेकर आए हैं आप, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे थे जिससे मैं आपको डाइवर्ट नहीं करना चाह रही थी। तो आज का क्वेश्चन है जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के निम्न लक्षण है। पहला, अनचाही सगर्भता का प्रबंधन, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो लेडीज क्या है प्रेग्नेंट हो जाती है, नहीं रखना चाहती बच्चे को किसी रीज़न से, किसी वजह से, हम दो हमारे दो से बाहर, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने रूल कर दिया है कि गवर्नमेंट अगर आप सर्वेंट है तो आप 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकते, तो फिर उसको अनचाही सगर्भता, अनचाही प्रेगनेंसी को हटाने के लिए प्रबंध करना। दूसरा, एड्स की रोकथाम करना। तीसरा, मातृ शिशु देखभाल करना, या सभी। तो इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि क्या है इसका आंसर। वैसे इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको। और नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वही कि जनसंख्या क्या है, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसको जनसंख्या पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे कम कर सकते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि ये टॉपिक अभी 2-3 बार ऐसे ही थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलेगा, उसके बाद फ्लो पकड़ेगा।